Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Curious Flower, and today we are going to study about optimal back surface design of hard spherical contact lenses, जिसमें हम देखते हैं कि बैक सरफेस डिज़ाइन में जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका टोटल डायमीटर, बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर, बैक पेरिफेरल रेडियस 1 और BOZR वगैरह जो है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल बैक सरफेस डिज़ाइन आपको किस चीज़ का चाहिए? आपको एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए जो स्फेरिकल हो और आप जो है क्या करना चाहते हैं, अलाइनमेंट फिटिंग जो है वो देना चाहते हैं पेशेंट को। तो उसमें हमने क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी, कैसे लेनी होंगी। अलाइनमेंट फिटिंग के लिए ज़रूरी है कि जब आप फ्लोरेसेंट पैटर्न चेक करें फिटिंग का तो वो ऑप्टिमम हो, बिल्कुल लाइक ना बहुत ज़्यादा टाइट फिट हो ना लूज़ फिट हो, बल्कि ऑप्टिमम यानी कि परफेक्ट फिट हो। ठीक है, फ्लोरेसेंट फिटिंग पैटर्न जब आप चेक करें तो वो परफेक्ट हो। इस तरह से हम लोग ऑप्टिमल बैक सरफेस डिज़ाइन बनाएंगे जो कि स्फेरिकल हो और जिसमें हम पेशेंट को अलाइनमेंट फिटिंग दे रहे हैं। फिर हमारे पास बैक सरफेस डिज़ाइन में क्या क्या होना चाहिए। एक कॉन्टैक्ट लेंस है हमारे पास, तो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है उसका, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है 7 to 8 mm जिसकी विड्थ है। ठीक है, ये विड्थ हो गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ हो गई सारी। ठीक है, 7 to 8 mm तक इसको क्या करना है, आपने एपिकल क्लियरेंस देनी है। लाइक जो एपिकल मीन्स सेंटर में, क्लियरेंस मीन गैप सेपरेशन देनी है। किससे? कॉर्निया से। और कितने हिस्से को देनी है? 7 to 8 mm। नहीं समझ आ रही? ये कॉन्टैक्ट लेंस है, ये आई का कॉर्निया है, इन दोनों के दरमियान में जो ये डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको क्लियरेंस बोल रहे हैं। और ये सेंटर में है तो इसको इसलिए हम कहते हैं एपिकल क्लियरेंस। तो कहते हैं एपिकल क्लियरेंस आपने इस कॉन्टैक्ट लेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 7 to 8 mm हिस्सा है उतने तक आपने एपिकल क्लियरेंस देनी है। ठीक है, स्टीप फिट कर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो मिड पेरिफेरी है यानी कि ये वाला पार्ट, तो इसमें 1 to 2 mm विड्थ तक आपने क्या देनी है, मिड पेरिफेरल अलाइनमेंट देनी है। ओके, अलाइनमेंट फिट होगा यहाँ से कॉर्निया के साथ, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होगा। ओके, फिर कहते हैं कि एज जो है वो 0.5 mm की होनी चाहिए, बहुत छोटी सी। ठीक है, कितनी होगी? बहुत छोटी सी हमारे पास क्या होगी, एज होगी इस तरह से 0.5 mm तक। और ऐसे एज हो कि आपके पास यहाँ पर एक टीयर मिनिस्कस, जो थिन लेयर ऑफ टीयर है बिटवीन आई और लेंस, वो मौजूद हो। ठीक हो गया। फिर कहते हैं जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं पैटर्न विड्थ की, वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। लाइक ये जो एक्चुअल विड्थ बता रहे हैं, ठीक है, लाइक सेंटर में कितनी हो, मिड पेरिफेरी में कितनी हो, एज कितना हो, तो ये टोटल डायमीटर पे डिपेंड करता है, कॉर्नियल टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, और लेंस की जो एक्चुअल बैक सरफेस डिज़ाइन होती है जिसमें बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर वगैरह आता है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि BPR1 को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक तरीका होता था, फार्मूला पीछे जो हमने पढ़ा था उससे। तो उसमें टोटल डायमीटर, बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर या फिर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस वगैरह हमें चाहिए होता था। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है वो टोटल डायमीटर, बैक ऑप्टिक जोन डाया पे डिपेंड करता है, और कॉर्नियल टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। कॉर्नियल टोपोग्राफी में हम कॉर्निया की शेप, कंटूर वगैरह चेक करते हैं ना, उसकी देखते हैं कि टोरिसिटी कितनी है, टोरिसिटी इफेक्ट करती है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास क्या है, स्टीप और फ्लैट मेरिडियन में कर्वेचर डिफरेंस मौजूद होता है ना, तो वो लेंस की स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, लेंस की ओरिएंटेशन पे इफ़ेक्ट डालता है। टोरिक लेंसेज अगर हम लोग यूज़ करें
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। फिर पी वैल्यू बोलते हैं, ये जो पी वैल्यू है ये बोलते हैं स्फेरिसिटी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें स्फेरिसिटी जिसमें स्फेरिकल जो सिस्टम होता है वो ख़त्म होता है। ए मीन्स नॉट स्फेरिकल, ओके। तो जब हम लोग सेंटर से पेरिफेरी में जाते हैं तो कॉर्निया कर्वेचर जो है वो चेंज होता है। तो जब हाई वैल्यू होगी पी की या फिर लो वैल्यू होगी पी की तो वो लेंस की अलाइनमेंट जो कॉर्निया के साथ है उस पर असर डालेगी, उसको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। रेगुलरिटी का यही मतलब कि अगर कॉर्निया की शेप जो है वो इरेगुलर है ड्यू टू केराटोकोनस या फिर स्कारिंग वगैरह की वजह से, तो वो भी डेफिनेटली लेंस की जो फिटिंग है और उसकी जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है उस पर इफ़ेक्ट करेगी। और बस यही सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हार्ड जो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं स्फेरिकल, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि सेंटर में एपिकल क्लियरेंस होनी चाहिए 7 to 8 mm सेंट्रल पार्ट में। फिर पेरिफेरी में 1 से 2 mm वाइड जो है ना एपिकल आपने क्या देना है, अलाइनमेंट फिट देना है। और लास्ट में जो एज है वो आपने 0.5 mm तक जो है रखनी है एज क्लियरेंस। एज क्लियरेंस तो जानते हो ना, ये जो एज है उसका कॉर्निया से कितना सेपरेशन है, कितना गैप है, उसको बोलते हैं एज क्लियरेंस। फिर वहाँ पर वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि टीयर मेनिस्कस बने, और टीयर मेनिस्कस आपको कंफर्टेबल फिट देता है और इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसमिशन भी अच्छी होती है, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं बताई जा रही हैं कि किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, बैक सरफेस किस तरह से होनी चाहिए। डायमीटर सिलेक्शन करनी है आपने अभी हार्ड स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस की, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल डायमीटर का जो है वो कॉर्नियल डायमीटर रिलेशनशिप क्या है। फिर इसी टोटल डायमीटर का बैक वर्टेक्स पावर के साथ बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और प्यूपल बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर रिलेशनशिप क्या है, और पल्पेब्रल फिशर के साथ टोटल डायमीटर का क्या रिलेशन है, लूज फिट है या टाइट फिट है, सेंट्रेशन है या नहीं है, डिसेंटर्ड लेंस, कंट्रोल ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट लेंस का जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको सेलेक्ट करना है। वो कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है कॉर्नियल डायमीटर पे, उसका रिलेशन बैक वर्टेक्स पावर के साथ क्या है, BOZD के साथ क्या है, पल्पेब्रल फिशर के साथ क्या है, फिर टोटल डायमीटर ज़्यादा है तो कौन सा फिट है, और टोटल डायमीटर कम है तो कौन सा फिट है, मींस लूज फिट है या टाइट फिट है, और फिर टोटल डायमीटर का सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, डिसेंट्रेशन के साथ क्या है, ज़्यादा होगा तो लेंस डिसेंटर्ड होगा या सेंटर्ड होगा, कम होगा तो लेंस सेंटर्ड होगा या डिसेंटर्ड होगा, और प्यूपल के साथ क्या सीन है बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का। बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है वो प्यूपल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डायमीटर मेजरमेंट स्केल है आपके पास, और आप क्या कर रहे हैं, डायमीटर जो है वो मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि टोटल डायमीटर का कॉर्नियल डायमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है। कॉर्निया के डायमीटर को तो समझते हो ना, जो आई के अंदर कॉर्निया उसके डायमीटर की बात कर रहे हैं। टोटल डायमीटर कॉन्टैक्ट लेंस के डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉर्नियल डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस का डायमीटर होता है वो कॉर्नियल डायमीटर से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास जो पेशेंट का कॉर्नियल डायमीटर है वो ज़्यादा है तो फिर टोटल डायमीटर भी ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो फिर टोटल डायमीटर भी कम होगा। तो टोटल डायमीटर का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कॉर्नियल डायमीटर की। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही होती है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही होती है, एक चीज़ कम हो रही होती है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही होती है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपके पास आ गया कॉर्नियल डायमीटर, लेट सपोज वो 11.7 मिलीमीटर आ गया, तो आपने जो टोटल डायमीटर होता है कॉन्टैक्ट लेंस का उसको 2 to 2.5 mm शॉर्टर लेना होता है, ओके। अब हमने कैसे करना है, अब 11.7 mm आपके पास कॉर्नियल डायमीटर है तो आपने टोटल डायमीटर
2.40 दिया। वो क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 2.5 mm जो है क्या लेना होता है, शॉर्टर। तो आप क्या करें, 2 प्लस 2.50, मतलब इन दो वैल्यूज़ का मीन ले लें। तो जो मीन आ गया आपके पास, लेट सपोज क्या आ गया, 2.25 आ गया। तो अब इस 11.7 से आप 2.25 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है नहीं, तो आप क्या करें, 7 में से 2 गया, अच्छा यहाँ पर क्या आ गया, 0, 10, 6, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, और यहाँ पर आ गया 9। तो 9.45 समहाउ इज इक्वल टू 9.40। तो आपने क्या लेना था, डायमीटर 9.40 लेना होगा। ओके हो गया। अगर आप इस 0 को निगलेक्ट करते हैं और फिर इस तरह से सिस्टम बनाते हैं, आपके पास 9.40 mm जो है टोटल डायमीटर आ जाएगा। टोटल डायमीटर जो है वो हम स्मॉल क्यों लेते हैं 2 वो इसलिए ताकि लेंस जो है उसकी प्रॉपर सेंट्रेशन हो, यानी कि सेंटर में मौजूद हो, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना दे। स्मॉल टोटल डायमीटर होगा तो लेंस जो है वो प्रॉपरली जो है क्या करेगा, मूव करेगा हर ब्लिंक के साथ। और इसके अलावा एडेक्वेट टीयर एक्सचेंज होगी और ऑक्सीजन की फ़्लो होगी कॉर्निया तक। इसके अलावा टीयर एक्सचेंज और ऑक्सीजनेशन अच्छी हो गई, ठीक है। अगर स्मॉल लेंस होगा तो टीयर सर्कुलेट करेगा अराउंड एजेस, और आपके पास जो है कॉर्नियल हाइपोक्सिया, जो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन को कहते हैं, वो नहीं होगी और आपको क्लियर विजन मिलेगी। फिर लिड की जो इंटरेक्शन होती है हमारे पास, अगर बहुत लार्ज लेंस होगा तो आईलिड्स जो हैं, आईलिड्स प्रॉपर जो है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगी और आपको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट और पुअर स्टेबिलिटी वगैरह मिलेगी। लेकिन अगर स्मॉलर डायमीटर होगा तो वो इंश्योर करता है कि लेंस जो है कंफर्टेबली अपर लिड के नीचे जो है सिट हो, रेस्ट कर रही हो। एज लिफ्ट और कंफर्ट पे भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर स्मॉलर टोटल डायमीटर आपके पास होगा तो उससे क्या होगा कि अप्रोप्रिएट एज लिफ्ट होगा, और जो लेंस की एग्जेसिव क्या कहते हैं, लेंस की जो इम्पिगमेंट और एग्जेसिव सक्शन वगैरह होती है उसको रिड्यूस करते हैं, और इससे हमारे पास जो है, जिससे डिस्कम्फर्ट और रेडनेस हो सकती थी, तो इन सब चीज़ों को जो है रिड्यूस करता है। कॉर्नियल शेप के साथ मैच करने के लिए लाइक हमारे पास जो कॉर्निया है वो फ्लैट हो जाता है पेरिफेरी की तरफ, तो जो स्मॉलर लेंस आप फिट करेंगे तो सेंटर में उसकी स्टीपर रीजन होगी और अनवांटेड जो लेंस फ्लैक्चर और इंस्टेबिलिटी वगैरह है वो भी कम होगी। इसलिए हम 2.50 mm शॉर्टर लेते हैं कॉर्नियल डायमीटर से। अब कॉर्नियल डायमीटर की बात आ गई, तो कॉर्नियल डायमीटर हम कैसे मेजर करेंगे। पीछे हमने देखा कि एक रूलर था, उसकी मदद से HVID जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे। कॉर्नियल डायमीटर को हम हॉरिजेंटल जो विजिबल आइरिस डायमीटर है वो भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप मैनुअली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हमें शो करवाया था। यहाँ पर देखें HVID जो है वो PD जो प्यूपल क्या कहते हैं उसको, PD रूलर, ठीक हो गया, PD रूलर प्यूपिलरी डिस्टेंस जो रूलर होता है उसको यूज़ किया जाता है। लिम्बस, जहाँ से ये आइरिस ख़त्म हो रहा है, यहाँ से या यहाँ से ये आइरिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे ये आइरिस एंड हो रहा है, यहाँ पर लिम्बस होता है ना, कॉर्निया और कंजक्टिवा के दरमियान में जो जंक्शन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास HVID या फिर कॉर्नियल डायमीटर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इस रूलर की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास इसके अलावा अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो मशीन से भी कर सकते हैं। स्लिट लैंप में एक रेटिकल होता है, आई पीस रेटिकल, तो उससे आप HVID यानी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल जो आइरिस डायमीटर है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात तो समझ आ गई ना, हॉरिजेंटल वर्टिकल आइरिस डायमीटर को ही कॉर्नियल डायमीटर कह रहे होते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप जो स्लिट बीम की विड्थ है उसको एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से कि लिम्बस टू लिम्बस जो डिस्टेंस है उतना कर देते हैं और उस वैल्यू को जो है रीड कर लेते हैं।
इसके अलावा कॉर्नियल टोपोग्राफी में लाइक अगर पेंटाकैम ऑप्टिक स्कैन और मिड माउंट वगैरह से आप ऑटोमेटेड HVID मेजरमेंट कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, ऑप्टिकल कोहेरेंस जो टोमोग्राफी होती है यानी कि जो OCT होती है वो भी आपको एंटीरियर सेगमेंट की OCT जैसे कि हो गई, उसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होती है ना एंटीरियर सेगमेंट की, तो वो भी आपको प्रिसाइज कॉर्नियल डायमीटर मेजरमेंट जो है प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फोटोग्राफिक मेथड्स भी हैं लाइक डिजिटल कैमरा जिसमें रेफरेंस स्केल होता है, PD रूलर वगैरह, वो आई की इमेज कैप्चर कर लेता है और जो कॉर्नियल डायमीटर है फिर मेजर कर लेते हैं उस इमेज की सॉफ्टवेयर एनालिसिस के ज़रिए से। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ रही है यहाँ तक? तो बस ये एक बात याद रखनी है कि टोटल डायमीटर HVID के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कॉर्नियल डायमीटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उससे 2.50 mm जो है थोड़ा कम लिया जाता है। फिर हमारे पास टोटल डायमीटर और बैक वर्टेक्स पावर का जो रिलेशनशिप है वो बता रहे हैं। ठीक है, बैक वर्टेक्स पावर जैसे मैंने पहले बताया था इफ़ेक्टिव पावर होती है बैक सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस की, तो ये भी टोटल डायमीटर बैक वर्टेक्स पावर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर टोटल डायमीटर ज़्यादा होगा तो बैक वर्टेक्स पावर भी ज़्यादा होगी, अगर टोटल डायमीटर कम होगा तो बैक वर्टेक्स पावर भी कम होगी। ठीक हो गया। लेट सपोज हमारे पास टोटल डायमीटर जो है वो 9.5 mm था और बैक वर्टेक्स पावर जो थी -4 डायोप्टर थी, लेकिन फिर क्या किया आपने, बैक वर्टेक्स जो टोटल डायमीटर है उसको डिक्रीज़ कर दिया, 0.5 mm जो है क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो वो कितनी हो गई 9 mm। तो इसके साथ साथ बैक वर्टेक्स पावर जो है वो भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन कितने डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर डिक्रीज़ होगी। ठीक है, नहीं समझ आई बच्चों? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब टोटल डायमीटर कम होगी तो बैक वर्टेक्स पावर भी कम होगी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स टोटल डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो बैक वर्टेक्स पावर भी ज़्यादा होगी। तो टोटल डायमीटर जो है बैक वर्टेक्स पावर पे क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है, उसको अल्टर करता है। टोटल डायमीटर को अल्टर करोगे मीन चेंज करोगे तो बैक वर्टेक्स पावर भी चेंज होगी, लेकिन कितना? लेट सपोज अगर आपके पास टोटल डायमीटर को आप क्या करते हो 0.5 mm कम या ज़्यादा करते हो तो बैक वर्टेक्स पावर जो है वो 0.25 डायोप्टर कम या ज़्यादा होगी। अगर टोटल डायमीटर कम कर रहे हो 0.5 mm तो बैक वर्टेक्स पावर जो है 0.25 डायोप्टर कम होगी, लेकिन अगर टोटल डायमीटर को 0.5 mm ज़्यादा कर रहे हो तो बैक वर्टेक्स पावर जो है 0.25 डायोप्टर ज़्यादा होगी। फिर हमने एक एग्जांपल उठा ली, एग्जांपल में कह रहे हैं कि पहले जो है टोटल डायमीटर था वो कितना था, 9 था, लेकिन हमने इसमें से इसको चेंज कर दिया, 0.5 mm कम कर दिए, तो हमारे पास क्या रह गया, अच्छा पहले 9.5 था तो अभी हमारे पास कितना रह जाएगा 9, टोटल डायमीटर कितना रह गया 9। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पहले टोटल डायमीटर 9.5 mm था, अब हमने डिक्रीज़ कर दिया 9.0 mm, तो इसका तो ये मतलब हो गया ना कि 0.5 mm जो है कम कर लिया है। तो बताओ कि बैक वर्टेक्स पावर अब कितनी होगी, जबकि वो पहले जो थी वो -4 थी। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, -4 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 5, 7 और 3, ठीक हो गया, 10, 9, 3। तो इस तरह से ये बात की जा रही है। इधर समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? तो ये कितनी आ गई माइनस। ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में दे देते हैं कि एक पेशेंट है, उसका टोटल डायमीटर जो है पहले 9.5 था, फिर हमने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, 9 कर दिया, तो जब टोटल डायमीटर 9.5 था तो बैक वर्टेक्स पावर जो है -4 थी,
अब जब टोटल डायमीटर 9 हो गया तो बताओ कि बैक वर्टेक्स पावर जो है वो कितनी होगी। तो जिस तरह से मैंने बताया कि 9.5 से इन्होंने 0.5 कम किया ना, तो कितना आ गया 9। अगर तो फिर हम लोग जब 0.5 टोटल डायमीटर कम करते हैं तो बैक वर्टेक्स पावर 0.25 जो है ना वो डिक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर हमारे पास -3.75 आएगा। लेकिन इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि टोटल डायमीटर पहले 9 था और जो बैक वर्टेक्स पावर थी -3.75 थी। अब क्या किया कि पेशेंट का जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसका डायमीटर बढ़ा दिया 9.5, तो बताओ कि बैक वर्टेक्स पावर कितनी होगी। तो फिर आप इसमें 0.25 जो है वो ऐड कर लेंगे। इसी तरह तीसरे सीन में इस तरह से सिनेरियो दे सकते हैं कि आपके पास जो टोटल डायमीटर था वो कितना था, टोटल जो डायमीटर है 9.5 है, फिर 2 टाइम्स उसको ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अब आपके पास जो है टोटल डायमीटर होगा 10.5। तो आपको समझ आ रही है ना, 2 टाइम्स इसको ज़्यादा किया 0.05। तो बताओ कि अब पावर कितनी होगी। तो आप 2 टाइम्स जो है ना 0.25 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 4, 5 और 4। ठीक है, 4.50 हो जाएगा। अगर आपके पास टोटल डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है 10.5 तक तो फिर आपके पास जो बैक वर्टेक्स पावर होगी वो 4.50 तक इंक्रीज़ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, यानी कि कम करने से कम हो जाएगी। तो ये 2 टाइम्स भी आपको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करके दे सकते हैं, तो आपने वो ध्यान में रखना है कि कितना इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि 0.5 के साथ कितना चेंज आता है, 0.25 डायोप्टर का चेंज आता है। ये वैल्यूज़ याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है और MCQs इसमें से आते हैं। अच्छा, टोटल डायमीटर और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का जो है ना कोई अजीब सा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। लाइक अगर टोटल डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो होगा, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन इनका नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि जो टोटल डायमीटर है बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर उससे क्या होता है 1.4 टू 1.8 mm जो है स्मॉल लिया जाता है। लेट सपोज टोटल डायमीटर हमारे पास 9.6 है, आपको कोई कह रहा है तो बताओ कि बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर कितना होगा। तो हमें तो पता है कि टोटल डायमीटर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की हम बात कर रहे हैं, कॉर्नियल लेंसेज की, कि जिसमें टोटल डायमीटर से हमारे पास बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है 1.4 टू 1.8 mm स्मॉल होता है। तो आपको सिनेरियो दे दिया पेपर में कि 9.6 mm टोटल डायमीटर है पेशेंट का, बताओ बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है वो कितना होगा। तो आपको ये याद होगा, ठीक है, ये चीज़ याद होगी तो आप एकदम से कैलकुलेट करेंगे कि 1.4 प्लस 1.8 था, इसका मीन ले लिया। ठीक है, तो दरमियान की वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है ना, तो दरमियान की वैल्यू बंदे को देखने से ही पता चल जाता है कि 1.6 जो है ना दरमियान की वैल्यू है। तो फिर आप 9.6 में से 1.6 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करें, क्योंकि स्मॉल लेना है ना। तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो आपके पास 8 आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर श्योरिटी आप करना चाहते हैं तो मीन ले लें। ठीक है, 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, ये 3.2 और ये 2 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र और 2 6 ज़र, तो 1.6 आ गया, मीन लिया। ठीक है, 1.4 टू 1.8 स्मॉलर मीन कि आप इसके दरमियान की वैल्यू ले लें, तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कि टोटल डायमीटर और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे इन्फ्लुएंस डालता है, लेंस की पोजीशन, मूवमेंट, कंफर्ट और विजुअल परफॉर्मेंस। किस तरह से टोटल डायमीटर और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर अगर हमारे पास स्मॉल है तो लेंस सेंटर्ड में होगा और लेंस मूवमेंट इतनी जो है वो ईच ब्लिंक के साथ नहीं हो रही होगी। कंफर्ट आपको मिलेगा क्योंकि एज पे जो मेनिस्कस है टीयर वो मौजूद है इस वजह से, और विजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी क्योंकि कॉर्निया जो है लुब्रिकेट है और ऑक्सीजन भी मिल रही है और सब कुछ आपको जो है ना ठीक प्रॉपर तरीके से मिल रहा होता है। फिर प्यूपल और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का रिलेशनशिप जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सेंट्रल जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर होता है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिकल पार्ट होता है लेंस का जहाँ पे करेक्शन हमने दी होती है। ठीक है,
जो पावर बताता है लेंस की कि इतनी करेक्शन हमने देनी है लेंस उसको, ठीक है, पेशेंट को। तो कहते हैं कि वो अगर प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा आई के साथ ऑप्टिकल सेंटर जो है, तो फिर आपको विज़न जो है ना क्लियर और ऑप्टिमम और परफेक्ट विज़न नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि अंधेरे में यानी कि डिम लाइट में आपने क्या करना है, प्यूपल के साइज़ को मेजर करना है। प्यूपल का साइज़ जब आप मेजर कर लेंगे ना, तो उस प्यूपल के साइज़ से आपने बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को 1 मिलीमीटर लार्ज लेना होता है। ये लार्ज हम क्यों ले रहे होते हैं, वो इसलिए ले रहे होते हैं कि देखो अगर आपके पास इतना क्या है बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर है और रात के वक्त प्यूपल जो है ना वो इतना डायलेट हो जाता है, ये प्यूपल है, अच्छा ये लाइन जो है ना ये प्यूपल है, ये इतना डायलेट हो जाता है। तो अब रेज सेंटर में से भी जा रही हैं और यहाँ से भी जा रही हैं आई के अंदर। तो यहाँ पे साइड पे तो एज है ना लेंस की, यहाँ पर तो कोई ऑप्टिकल करेक्शन नहीं है, बस ये तो एज है। तो एज से जब कोई चीज़ जा रही होती है लाइट वगैरह, तो वो आपके पास क्या फ्लेयर और हेलोज और ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। तो इस फ्लेयर और हेलोज वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्यूपल की जो डिम रूम में जो प्यूपल का साइज़ होता है उससे बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को 1 मिलीमीटर लार्ज लेते हैं, ताकि इस तरह से सिचुएशन हो कि ये इतना बड़ा हो, पहले प्यूपल इतना था अब डिम लाइट में इतना हो जाएगा। तो पहले से ये बैक ऑप्टिक जोन डाया जो है वो इतना लार्ज है कि इधर ही से लाइट पास होके जाए, ताकि फ्लेयर हेलोज वगैरह जो है ना वो प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा हमारे पास क्लियर विजन हो ऑल लाइटिंग कंडीशन में, और एब्रेशन वगैरह को भी ये मिनिमाइज़ करता है। अगर आपने BOZ 1 मिलीमीटर प्यूपल के साइज़ से बड़ा लिया होगा ना, तो आपके पास एब्रेशंस नहीं होंगी, क्योंकि लेंस की एज से लाइट जाएगी नहीं, और अगर एज से जाएगी तो फिर तो एब्रेशंस होती हैं तो वो नहीं होंगी। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो लेंस का फिट है और मूवमेंट वो भी अच्छी रहती है। अगर बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो है ना लार्ज है, तो फिर आपके पास विज़न क्वालिटी भी अच्छी होगी, टीयर एक्सचेंज लेंस मूवमेंट सारा कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो प्यूपल का बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर के साथ रिलेशन होता है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में आप क्या करते हैं कि डिम रूम में जो प्यूपल का साइज़ है उससे बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को जो है वो क्या लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे, तो फिर उससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होंगी। और जो डिम लाइट में प्यूपल होता है ना उसको हम पता है क्या कहते हैं, स्कोटॉपिक प्यूपल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, स्कोटॉपिक प्यूपल साइज़ को क्या कहेंगे, स्कोटॉपिक प्यूपल साइज़। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन टिपिकली इसकी जो रेंज होती है वो 4 to 8 mm तक होती है, और एवरेज की अगर बात करें तो वो कितनी होती है, 6 to 7 mm होती है, ठीक हो गया। और डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना प्यूपल साइज़ को डिम लाइट में इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक एज, लाइटिंग कंडीशन, इंडिविजुअल वेरिएशन, कुछ पीपल्स के लार्जर और होते हैं पीपल, कुछ के स्मॉलर होते हैं जेनेटिक्स की वजह से। मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स होते हैं एट्रोपिन, टोपिकामाइड, वो पीपल साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो दूसरे होते हैं ओपियोइड्स और पाइलोकार्पिन वगैरह वो क्या कर लेते हैं, पीपल के साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, जैसे कि हॉर्नर सिंड्रोम में हम देखते थे कि एबनॉर्मल डायलेशन होती थी, ठीक है, एसिमेट्री होती थी, तो वो ऑटो इम्यून ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर था ना, तो उसमें पीपल के साइज़ जो है ना डिम लाइट में फिर इन तमाम डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा बच्चों, अभी तक हम टोटल डायमीटर का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, ठीक है, और फिर बीच में हमने बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का रिलेशन भी देख लिया प्यूपल के साथ। अब फिर से टोटल डायमीटर का रिलेशन हम बैक ऑप्टिक जोन रेडियस के साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये है एक लेंस, फिर ये है एक लेंस, और फिर ये है एक लेंस। सबसे ज़्यादा स्टीप लेंस कौन सा है, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसको समझ लें। ये पहला कॉन्टैक्ट लेंस, ये दूसरा कॉन्टैक्ट लेंस, ये तीसरा कॉन्टैक्ट लेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टीप कॉन्टैक्ट लेंस कौन सा है, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टीप है ना। तो कहते हैं जितना ज़्यादा स्टीप लेंस होता है उतना कम उसका टोटल डायमीटर होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, देखो देखने से ही पता चल रहा है, ये जितना फ्लैट है उसका उतना ज़्यादा टोटल डायमीटर है, ठीक है। इसका 10 है, फिर इसका 8 है, और इसका सबसे कम 6 है।
तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जितना कर्वेचर स्टीप होगा उतना ज़्यादा टोटल डायमीटर जो है वो कम होगा। इस बात का क्या मतलब हो गया? इस बात का ये मतलब हो गया कि कर्वेचर ही तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है ना, लेंस का जो प्राइमरी कर्वेचर होता है। लाइक ये प्राइमरी कर्वेचर है ना, इसी को तो बेस कर्व और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कह रहे हैं। तो कहते हैं ये जितना स्टीप होता है उतना ज़्यादा हमारे पास टोटल डायमीटर कम होता है, और ये जितना फ्लैट होगा दूसरे वर्ड्स में उतना टोटल डायमीटर ज़्यादा होगा। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जब फ्लैट होता है तो टोटल डायमीटर ज़्यादा होता है, और जब बैक ऑप्टिक जोन रेडियस यानी कि कर्वेचर जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट लेंसेज का वो जितना ज़्यादा स्टीप होगा, जितना ज़्यादा उसका कर्वेचर होगा उतना टोटल डायमीटर कम होगा। लेकिन इसकी कोई इतनी ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये वाली वैल्यूज़ हैं, याद करना चाहते हैं कर लें। देखें 6 में 2 ऐड किया तो 8, 6.5 में 2 ऐड किया तो 8.50, 7 में 2 ऐड किया तो 9, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं याद कर लें। फिर कह रहे हैं कि जो टोटल डायमीटर और पल्पेब्रल फिशर रिलेशंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं टोटल डायमीटर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम लोग एपिकल बियरिंग की बात करें, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लार्ज डायमीटर का कॉन्टैक्ट लेंस लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, जो कैरेटोमेट्री रीडिंग में जो फ्लैटर किए होता है उससे भी उसको फ्लैट लिया जाता है, तो किसको लेंस को फिट किया जाता है, ठीक है। और जो लेंस है वो आईलिड जो है, अपर आईलिड, उसके नीचे टक्ड होता है लाइक दिस, ओके। ये देखें इस तरह से हमारे पास ये लेंस देख रहे हैं, ये अपर आईलिड के नीचे जो है ना ऐसे टक्ड होता है, इसके साथ वो होता है, तो ब्लिंक करेंगे तो ये हिलेगा। इसकी वर्टिकल साइज़ 9.5 mm और हॉरिजॉन्टल साइज़ जो है वो 12 mm बताया गया। फिर कहते हैं कि अगर आपके पास जो लेंस की प्रिस्क्रिप्शन है, मीन टू से आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आई है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हाई होने की वजह से क्या होगा कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वेट होने की वजह से वो नीचे की तरफ डूबेगा ना, भारी चीज़ डूबती है ना तो आँख के अंदर नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको लोअर लिड की भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। फिर कहते हैं बोथ ऑफ अबाव केसेस, यानी कि ये वाला केस जिसमें प्रिस्क्रिप्शन हाई है और एक वो एपिकल बियरिंग वाला केस, तो उन दोनों में किस पे डिपेंड कर रहा है, पल्पेब्रल फिशर डायमीटर पे डिपेंड करेगा टोटल डायमीटर। नॉर्मली हमारे पास पल्पेब्रल फिशर डायमीटर जो होता है वो 8 to 10 मिलीमीटर होता है, तो इसी तरह से फिर लेंस का डायमीटर भी हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ ऑफ स्टेन्स इन कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इजी था। आज के टॉपिक में हमने क्या चीज़ पढ़ी, ऑप्टिमल बैक सरफेस डिज़ाइन पढ़ा कि किस तरह से अगर स्फेरिकल लेंस है उसको अलाइनमेंट फिटिंग देनी है, और जब फ्लोरोसिन फिटिंग पैटर्न चेक करेंगे उसका तो वो परफेक्ट होगा, और फिर हमारे पास परफेक्ट फिटिंग देगा, ठीक है, और परफेक्ट फिटिंग को शो कर रहा होगा। फिर हमने पढ़ा कि ऑप्टिमल बैक सरफेस डिज़ाइन में सेंट्रल विड्थ में एपिकल क्लियरेंस होनी चाहिए, और पेरिफेरी विड्थ जो है 1 to 2 mm उसमें अलाइनमेंट फिट होना चाहिए, और एज क्लियरेंस जो है 0.5 mm विड्थ तक जो है वो मौजूद होनी चाहिए, टीयर मेनिस्कस होना चाहिए। और ये सारे जो डायमेंशंस हैं ये डिफरेंट चीज़ों पे, टोटल डायमीटर, बैक ऑप्टिक जोन डाया, पी वैल्यू, टोरिसिटी, रेगुलरिटी और कॉर्नियल टोपोग्राफी वगैरह पे डिपेंड कर रही होती है। फिर हमने टोटल डायमीटर का जो रिलेशन है वो देखा कॉर्नियल डायमीटर के साथ कि डायरेक्ट रिलेशन है, और इसको 2 to 2.5 mm लेस लेना होता है। टोटल डायमीटर का बैक वर्टेक्स पावर के साथ रिलेशन देखा कि डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा होते हैं, एक कम होता है तो दूसरा भी कम, दूसरा ज़्यादा होता है दूसरा भी ज़्यादा। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि 0.5 मिलीमीटर अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे टोटल डायमीटर तो सेम बैक वर्टेक्स पावर भी उसी के मुताबिक 0.25 डायोप्टर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। फिर टोटल डायमीटर और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का रिलेशनशिप हमने देखा कि कोई डायरेक्ट रिलेशन एज सच नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। फिर इसको हमने देखा। फिर प्यूपल और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर देखा कि डिम लाइट में जो इसको टॉपिक प्यूपल साइज़ है उससे 1 mm इसको ज़्यादा लेंगे, यानी कि
अगर आपके पास 5 to 8 mm आ रहा है पीपल का साइज़, तो आपने फिर उससे बैक ऑप्टिक जोन डाया को 1 mm ज़्यादा लेना है, 5 था तो 6 ले लेना है। फिर टोटल डायमीटर और पल्पेब्रल फिशर रिलेशन देखा कि अगर बियरिंग फिट है तो उसमें कैसे करते हैं, लार्ज डायमीटर होता है और अपर लिड के नीचे टक्ट होता है लेंस, और अगर हमारे पास हाई प्रिस्क्रिप्शन है तो फिर लोअर लिड की भी सपोर्ट चाहिए होती है। और पल्पेब्रल फिशर से ये भी डायरेक्ट बता रहे हैं कि पल्पेब्रल फिशर 8 to 10 mm होता है, तो टोटल डायमीटर भी उसी तरह 8 to 10 mm हो। फिर आगे लूज एंड टाइट फिटिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन भी। ठीक हो गया। यहाँ पर टोटल डायमीटर और बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर का ये था कि बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर को टोटल डायमीटर से 1.6 mm जो है वो लेस लेना होता है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये बहुत आसान है। कॉन्टैक्ट लेंस की स्लाइड्स में जब भी पेपर्स होते थे तो हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते थे, क्योंकि ये बस हमें याद होता था ना, तो फिर हमें बहुत खुशी होती थी कि चलो बहुत सारा हिस्सा जो है वो डिस्कस हो चुका है। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।